नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का MSP द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आधुनिक पद्य साहित्य को 6 भागों में विभाजित किया गया है। क्योंकि आधुनिक काल में गद्यखंड और पद्यखंड दोनों ही चले, हम बारी बारी से दोनों को अध्ययन करेंगे। अभी कुछ दिन हम आधुनिक काल पढ़ेंगे, जिनमें से हम प्रतिदिन एक एक दो काल कंप्लीट करेंगे, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि। और इसके बाद हम गद्यखंड की विधाओं का अध्ययन करेंगे। तो यह क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। आप चाहे क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी साहित्य या हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, उसके लिए उपयोगी है। तो अंत तक देखते रहें और सीखें जरूर इसको। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। कब से? संवत 1900 से। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। यह काल धर्म, दर्शन, कला व साहित्य सभी प्रकार के नए नए दृष्टिकोणों के साथ उपस्थित हुआ। ठीक है ना। चहुमुखी विकास का मतलब इसमें कविताएं भी लिखी हुई, कहानियां भी लिखी गई, उपन्यास भी लिखे गए, नाटक, एकांकी, कहानी, सारी चीज़ें लिखी गई। ठीक है ना। अब आते हैं, आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है भारतेंदु युग। इसका सन है सन 1850 से 1900 तक। ठीक है, वो संवत था 1900 से, ये सन है। ठीक है ना। सन 1850 से 1900 तक। द्विवेदी युग सन 1900 से 1920 तक। छायावादी युग सन 1920 से 1936 तक 16 वर्ष चला। यह आपका 50 वर्ष तक चला। यह द्विवेदी युग 20 वर्ष तक चला। और प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 लगभग 7 वर्ष चला। और भी आगे देखते हैं हम, प्रयोगवादी और प्रगतिवादी भी है और नई कविता भी है। ठीक है, प्रयोगवादी और प्रगतिवादी लगभग आसपास के ही हैं। फिर प्रयोगवादी कब से कब तक चला? 1943 से 1950 तक। और नई कविता सन 1950 से आज तक अभी नई कविता का युग ही चल रहा है। तो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आपको भारतेंदु युग और उसके प्रमुख कवियों के बारे में बताएंगे। भारतेंदु युग की क्या विशेषताएं रहीं वह बताएंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें जहाँ जहाँ तक आपके मित्रगण हों, ताकि उनको भी यह फ़ायदा हो। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। मतलब सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ही इस युग के प्रतिपादक रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया, तो उन्हीं के नाम से इसको भारतेंदु युग के नाम से संबोधित किया गया। इस युग में कवियों ने नवीन के प्रति मोह के साथ साथ प्राचीन के प्रति आग्रह भी था। तो कवि नई चीज़ें भी सीखना चाहते थे। इसका मतलब क्या हुआ? नवीन के प्रति मोह के साथ प्राचीन के प्रति आग्रह। तो नई चीज़ें तो सीखना चाहते थे, वह मतलब अपनी कविताओं को नए प्रतिमानों के साथ साथ प्राचीन चीज़ों को भी नहीं भूल सकते थे। प्राचीन भाषा, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन लोक व्यवहार की बातें, उनको भी अपनी कविताओं में उन्होंने स्थान दिया और साथ में नई चीज़ों का भी सृजन किया। भारतेंदु युग में कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ एवं गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। तो खड़ी बोली का प्रारंभ कब से हुआ था? भारतेंदु युग से। इस युग में नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ जो खड़ी बोली में लिखी गई। इन विधाओं के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम पद्य साहित्य में भारतेंदु युग की विशेषताओं की देखते हैं। भारतेंदु युग के काव्य की विशेषताएं चलिए देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है कि राष्ट्रीयता की भावना। अब हमने देखा था कि इसका
समय था सन 1850 से 1900 तक। तो उस समय अंग्रेजी सत्ता हमारे देश में व्याप्त थी। और जो हमारे देश में क्या थी कि फूट डालो और राज करो की नीति वो चला रहे थे। तो उन्होंने क्या किया इस युग के कवियों ने कि राष्ट्रीयता की भावना वाली कविताएं लिखी कि लोगों में, हमारे जो देशवासी हैं वह राष्ट्र के प्रति जागरूक हों, राष्ट्र से प्रेम करें और एक साथ लड़ करके उनका मुकाबला करें। तो इस युग के कवियों ने देशभक्ति से संबंधित रचनाओं के माध्यम से जनसाधारण में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। जैसे उदाहरण भी है कि किस प्रकार से कविताएं लिखी कि भीतर भीतर सब रस चूसें, बाहर से तन मन धन मूसें, जाहिर बातन में अति तेज, यहाँ पे बतन गलत लिखा हुआ है, बातन है ना, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। मतलब वो कह रहे हैं एक इस प्रकार से हास्य व्यंग के माध्यम से भी कि एक सखी दूसरी से सखी से कहती है कि भीतर भीतर सब रस चूसें, बाहर से तन मन धन मूसें, जाहिर बातन में, वो बातों में भी बहुत तेज हैं। तो सखी ने पूछा क्यों सखी साजन, तुम्हारी साजन? तो वो बोली कि नहीं अंग्रेज, अंग्रेज इस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना की इनकी बातों में हमें नहीं आना है और अपने देश में एक साथ मिलकर के काम करना है। जैसे अंग्रेजी शिक्षा का विरोध दूसरा। अब उस समय क्या थे कि जो अंग्रेजी सेना थी वह अपने देश का और अपने देश की संस्कृति का प्रचार कर रही थी, अपनी भाषा का प्रचार कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया हमारे कवियों ने कि अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया, क्योंकि हम हिंदी हैं और हिंदी हमारी भाषा है, हिंदुस्तान हमारा वतन है, तो हमें हिंदी सीखना है ना कि अंग्रेजी। तो क्या हुआ कि इस युग के कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में अपनी कविताओं का सृजन किया या अपनी कविताओं के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का और अंग्रेजी भाषा का विरोध किया। जैसे उदाहरण है कि निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। वो कहते हैं कि निज भाषा उन्नति सब है, मतलब हमारी स्वयं की भाषा ही सभी प्रकार से उन्नति हो सकती है और जो सब उन्नति का मूल है। सब उन्नति नहीं, शायद यहाँ पर सब भाषा को मूल है, हमारी जो भाषा है सभी भाषाओं का मूल है। बिन निज भाषा ज्ञान के, हमें अपनी भाषा के ज्ञान के बगैर मिटे न ही का सूल, हमारे हृदय में जो कष्ट हैं, जो सूल छुए हुए हैं वह नहीं मिट सकते हैं। तो उन्होंने अपनी भाषा पर सीखने पर बल दिया और विदेशी भाषा को विरोध किया। अब आते हैं जैसे हास्य व्यंग। हास्य व्यंग के माध्यम से भी उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया। हास्य व्यंग शैली के माध्यम से पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक अंधविश्वासों पर तीक्ष्ण प्रहार किए। जैसे कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये कैसे है, मतलब वो कैसे हैं कि उनकी नगरी भी अंधेरी है और राजा भी चौपट हैं, वह टके सिर भाजी और टके सिर खाजा। सिंपल सी चीज़ है। तो इस प्रकार से हास्य व्यंग के माध्यम से उन्होंने देश में व्याप्त सामाजिक बुराइयों और विदेशी शासनों का विरोध किया। अब है सामाजिक चेतना का विकास। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, हमारे समाज में भी बहुत सारे अंधविश्वास थे, कुरीतियाँ थीं एवं सामाजिक रूढ़ियों को दूर थी, उनको दूर कर चेतना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मतलब अच्छाइयों को बढ़ाने के, जो अंधविश्वास है उनको दूर करने का, कुरीतियों को दूर करने का, सामाजिक रूढ़ियों को दूर कर चेतना को बढ़ाने का प्रयास किया। अब कुछ कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचना है प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवाड़ी, वेणुगीत, प्रेम मल्लिका। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी रचना है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, लालित्य लहरी। अब है अंबिका दत्त व्यास, भारत धर्म, हो होरी, पावस पचासा। एक और है प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास। और भी कई सारे कवि हैं। तो यदि आपको और भी सीखना हो तो बताना, तो हम आपको
PDF उपलब्ध करा देंगे, वरना पहले आप इतना ही सीखें। अब एक काम करेंगे, चूँकि समय ज़्यादा हो चला है तो द्वैध योग को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सारी द्वैध योग की कविताएं हैं और उनकी विशेषताएं हैं और द्वैध योग के कवि हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, अपने मित्रों तक शेयर कर दें और कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आपके अध्ययन में आसानी हो और इसी प्रकार से हम आपके लिए जो वीडियो लाएं तो वो आपको अधिक से अधिक और जल्द से जल्द मिल सकें। धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खाते रहें, खेलते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।